देश की संसद में 3 दिन तक अविश्वास प्रस्ताव पर खूब जोरदार बहस हुई। ये बहस आपने भी जरूर सुनी होगी क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस बहस पर लगी थी। हालांकि ये जो विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव था, इसका क्या अंजाम होगा, इससे सभी परिचित थे। सभी को मालूम था कि संख्या बल के हिसाब से विपक्ष मोदी सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी कर सकता और इसलिए इस अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय था। तो अविश्वास प्रस्ताव का अंजाम क्या होगा, इससे तो सब लोग परिचित थे। लेकिन फिर भी 3 दिन तक देश विदेश में सभी लोग अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपने टेलीविजन सेट के सामने बैठे रहे और संसद की कार्रवाई देखते रहे, क्योंकि सबकी बड़ी दिलचस्पी थी कि तमाम जो नेता हैं, क्योंकि अब चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे में सबकी दिलचस्पी थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, तमाम नेता जो हैं किस तरह से अपनी बात संसद में रखते हैं और किस तरह से नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव पर लोगों की दिलचस्पी इस बात को लेकर भी थी क्योंकि इस अविश्वास प्रस्ताव से पहले विपक्ष ने जो है एक अलायंस बना लिया था, जिसको INDIA इंडिया नाम दिया गया। इसको जो है एक अलायंस भी बना लिया गया था। तो ये अलायंस की ओर से एक सामूहिक कोशिश थी मोदी सरकार को मुश्किल में डालने की, मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करने की। इसलिए भी थोड़ी सी दिलचस्पी थी कि अलायंस किस तरह का प्रदर्शन करेगा, किस तरह से अलायंस अपनी बात रखेगा, ये जो नया अलायंस है किस तरह से अपनी बात रखेगा, इस सबको लेकर लोगों की दिलचस्पी थी। लेकिन मोटे तौर पर मेरा ये मानना है कि ये जो 3 दिन तक संसद में हमने जो बहस देखी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी और तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी और बड़े जज्बाती तरीके से अपनी बात रखी, इनमें लगभग लगभग सभी नेताओं ने एक्सपेक्टेड लाइन पर अपनी बात रखी। क्योंकि विपक्ष ने अपनी तरफ से तमाम मुद्दे उठाए, जिनमें महंगाई का मुद्दा उठाया, टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं वो मुद्दा उठाया, और साथ साथ जो है बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, मणिपुर के साथ साथ इन मुद्दों को भी उठाया। यानी बात मणिपुर से शुरू हुई थी, लेकिन मणिपुर के अलावा जब अविश्वास प्रस्ताव पर बात आई तो तमाम मुद्दे विपक्ष ने उठाए। और उसी तरह से जो है सत्ता पक्ष की ओर से, बीजेपी की ओर से भी इसका जवाब दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत जो लंबी स्पीच दी, उसमें तमाम मुद्दे शामिल थे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो स्पीच दी उसमें अपनी सरकार की उपलब्धियों की भी बात की और मणिपुर के ऊपर भी उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन इन तमाम भाषणों के बीच एक जो है बिंदु ऐसा है जिसने थोड़ा सा चौंकाया। और अगर आप नहीं चौंके हैं, अगर आपको कोई हैरत नहीं हुई है, हैरानी नहीं हुई है, तो मैं उस बिंदु की तरफ आपका ध्यान लाना चाहता हूं, क्योंकि वो बिंदु जो है थोड़ा सा चौंकाने वाला है और ये कांग्रेस की और विपक्ष की स्ट्रैटेजी की तरफ थोड़ा सा इशारा करता है। इस पूरे जो डिबेट थी, 3 दिन की डिबेट थी, इसमें राहुल गांधी ने बड़ा जज्बाती होकर एक बात कही। उन्होंने कहा कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हो गई है। एग्जैक्टली यही बयान था राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हो गई है। जब राहुल गांधी ने ये कहा तो पूरे सदन में हंगामा हुआ और खास करके बीजेपी की तरफ से इस पर जोरदार आपत्ति जताई गई क्योंकि भारत माता की मौत की बात की थी, भारत माता की हत्या की बात की थी। बीजेपी ने इसको लेकर के आपत्ति जताई। यहां तक कि जो लोकसभा के स्पीकर थे उन्होंने भी जो है इसको लेकर के राहुल गांधी को चेताया कि जो है आप सोच समझ कर बोलें। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी बात को और जोरदार तरीके से रखा और कहा कि मैं मानता हूं कि भारत माता की मणिपुर में हत्या हो गई है। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मसले पर अपनी जब बात रखी तो उन्होंने इसका जिक्र किया और इस पर उन्होंने दुख जताते हुए ये कहा कि मुझे बड़ा दुख होता है कि भारत में ऐसे लोग भी हैं जो भारत माता की मौत की जो है वो कामना कर रहे हैं। और ये पूरा मामला इतना बड़ा कि जब बीजेपी ने शिकायत की तो उसके बाद स्पीकर ने राहुल गांधी के जो भाषण था उसके कुछ विवादित हिस्से हटाने के भी, जिसमें भारत माता की हत्या की बात की गई थी, उन विवादित जो शब्द थे उनको हटाने का स्पीकर ने जो है वो आदेश दे दिया। लेकिन राहुल गांधी उसके अगले दिन एक बार फिर से, यानी अगले दिन यानी शुक्रवार को राहुल गांधी एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भारत माता की हत्या कर दी है। ये अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि भारत माता कौन है आखिर? भारत माता की बात जब हम करते हैं तो भारत माता हमारे लिए क्या मायने? भारत माता इस देश की जो धरा है, यानी हम मानते हैं, आमतौर पर यह माना जाता है कि जो लोग भारत में रह रहे हैं उनके लिए भारत जो है एक देश, एक भूभाग नहीं है, जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे लिए जो हमारी मातृभूमि, हमारी माँ है।
और इसीलिए हम भारत को भारत माँ कहते हैं। तो सवाल यह कि अगर भारत माता की हत्या हो जाएगी, भारत माँ की हत्या हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि भारत जो है वो खत्म हो गया, भारत बचा ही नहीं। क्या राहुल गांधी का ये कहना सही है कि भारत माता की हत्या हो गई, यानी कि भारत जो है वो रहा ही नहीं, भारत की हत्या हो गई, भारत खत्म हो गया? अगर ऐसा है तो फिर सवाल यह है कि आप और हम जो हैं, हम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? इसका मतलब तो भारत ही खत्म हो गया। तो भारत खत्म नहीं हो सकता, ये बात जरूर है कि भारत में मुश्किलें आती हैं, दुश्वारियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, भारत की अस्मिता पर हमले होते हैं, भारत पर हमले होते हैं, भारत माँ पर हमले होते हैं, लेकिन भारत माता की हत्या जो है नहीं हो सकती, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत, हैसियत या औकात नहीं है जो भारत माता की हत्या कर सके। लेकिन बड़ी बात क्या है कि राहुल गांधी ने बोला क्यों भारत माता की हत्या? राहुल गांधी को भी पता था, कांग्रेस को भी पता था, राहुल गांधी के जो रणनीति बनाने वाले हैं उनको भी मालूम था कि ये बयान जो है विवादित हो सकता है। जब विवादित हो गया, उसके बावजूद राहुल गांधी के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने एक बार फिर से राहुल गांधी को कहा कि इस बात को दोहराया जाए, और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ही दोहराते हैं। तो सवाल यह है कि भारत माता का जिक्र करके राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं, इसको समझने की जरूरत है। दरअसल आप देखिए कि बीते कुछ सालों से, खास करके नरेंद्र मोदी सरकार जब से शासन में आई है और उसके बाद से 2014 के बाद से 2015, 16, 17, 18, 19, 20, अगर अब पिछले कुछ सालों में देखें तो भारत में राष्ट्रवाद की भावना जो है मजबूत हुई है। भारत में, भारत के लोगों में, भारत के जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, उनमें भारत को लेकर एक राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई है। और ये एक बड़ा कारण है जो 2014 और 2019 में विपक्ष की हार का एक कारण बना। तो अगर आप बीते कुछ साल की भारत की राजनीति पर और भारत के चुनावों पर अगर आप नजर डालेंगे तो दरअसल हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, ये दो मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी स्ट्रांग होती गई है, मजबूत होती गई है, और इन दो मुद्दों पर कांग्रेस और विपक्ष को बार बार मुंह की खानी पड़ी है। और यही वजह है कि अब जो है कांग्रेस में राहुल गांधी के जो रणनीतिक सलाहकार हैं वो राहुल गांधी को दरअसल ये बता रहे हैं कि बीजेपी को अगर हराना है तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो है आक्रामक होना पड़ेगा और बीजेपी से बड़ा राष्ट्रवादी खुद को दिखाना पड़ेगा। यह दरअसल राहुल गांधी के दिमाग में भर दिया गया है। आपको यह भी अच्छी तरह से याद होगा, 2019 से पहले अगर आप चले जाएं, अगर आप 2014 से 2019 का अगर आप कालखंड देखेंगे तो इस दौर में कांग्रेस को कई राज्यों में बड़ी बुरी हार मिली। यूपी की हार सबसे इंपॉर्टेंट हार है कि यूपी में कांग्रेस किस तरह से हारी थी, और बार बार ऐसा लग रहा था कि हिंदुत्व के मुद्दे पर और जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस जो है वो पिट रही है बीजेपी से। और इसलिए जो है कांग्रेस में जो राहुल गांधी के सलाहकार थे उन्होंने राहुल गांधी को और कांग्रेस को इस बात के लिए मनाया कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी पर आ जाएं। उसके बाद आपको अच्छी तरह से याद होगा कि बाद में जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए या उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जो है इन्होंने मंदिर मंदिर जाना शुरू किया, क्योंकि कांग्रेस को ये लगा और कांग्रेस के जो नेता थे, कांग्रेस के रणनीतिकार थे, उनको लगा कि हिंदुत्व की पिच पर आकर जो है बीजेपी को हराया जाए। और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस के लोग जो हैं अचानक से हिंदूवादी हो गए, हिंदुत्ववादी हो गए, मंदिरों में जाना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में आप मुकाबला आप कैसे कर सकते हो? और दूसरी बात यह है कि बीजेपी जैसी जो पार्टी है उससे आप हिंदुत्व की पिच पर आकर नहीं लड़ सकते, क्योंकि आज जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर जो है बीजेपी जिस तरह से लगातार काम कर रही है पिछले कुछ सालों से, राम मंदिर के मुद्दे पर, बाकी तमाम मुद्दों पर बीजेपी ने जिस तरह से काम किया है, संघ परिवार पीछे है, तो इस मुद्दे पर बीजेपी को परास्त नहीं कर पा रहे थे। ये बात इनको समझ में आ गई, कांग्रेस को समझ में आ गई। अब 2024 के लिए कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या, ये समझिए, कांग्रेस और समूचे विपक्ष की। अब कांग्रेस और समूचे विपक्ष को यह लगता है कि बीजेपी को अगर हराना है तो दरअसल राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा जाए, और इसी सोच में से जो है ये भारत माता का पूरा जो है ये कॉन्सेप्ट निकला है। और इसी सोच से दरअसल ये जो अलायंस बना, इसका नाम जो इंडिया आया है, ये भी इसी सोच से निकला। आप देखिए, आप ये कोइंसिडेंस नहीं है कि पहले विपक्ष जो अपना नाम इंडिया रख लेता, उसके बाद राहुल गांधी भारत माता की हत्या की बात करते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी सोची समझी रणनीति है। तो आप देखिए कि विपक्ष ने क्या किया। विपक्ष को लगा, जब विपक्ष के दिग्गज बैठे,
और जब ये हुआ कि भाई अलायंस का नाम क्या होगा, तो फिर उसके बाद ये इंडिया अलायंस रखा गया, INDIA। क्योंकि विपक्ष, अब देखिए विपक्ष के तमाम नेता क्या पॉलिटिकल डिबेट में कहते हैं कि, और संसद में भी जिस तरह के नारे लगे, इंडिया इंडिया के नारे लगाए, और ये कहा जीतेगा इंडिया। और जब कभी अलायंस पर जो है बीजेपी की तरफ से अटैक होता है, हमला होता है, तो अलायंस के लोग कहते हैं अच्छा आप लोगों को इंडिया के ऊपर आप हमले कर रहे हो, आपको इंडिया से क्या दिक्कत है, इंडिया से क्या दिक्कत है। तो विपक्ष ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत मतलब विपक्ष है और हम इंडिया हैं। तो ये राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी से मुकाबला करने की कोशिश है। उसी के तहत इंडिया नाम रखा गया। हालांकि शुरू में ये भी खबर आई थी कि नीतीश कुमार और कई अलायंस पार्टनर इससे इंडिया नाम रखने से खुश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये इंडिया नाम रखा गया क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से और जयराम रमेश जैसे नेताओं ने इसके लिए जोरदार पैरवी की और तब इंडिया नाम रखा गया। तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी का मुकाबला करने के लिए ये अलायंस का नाम इंडिया आया था। अब ठीक इसी सोच के साथ राहुल गांधी ने संसद में भारत माता की हत्या की बात की है। भारत माता की हत्या की बात करके राहुल गांधी ने एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है भारत को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, कि देखो जी भारत माता की तो इन्होंने हत्या करवा दी है और हम भारत माता के सच्चे सपूत हैं। ये एक जो है दिखाने की कोशिश की है और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा मेरी एक माँ है और एक भारत माँ है। तो इस तरह से राहुल गांधी ने अपने आप को भारत माँ का सच्चा सपूत दिखाने की कोशिश की है ताकि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ा राष्ट्रवादी खुद को साबित कर सके। अब विपक्ष की रणनीति लोग कैसे लेंगे, जनता, भारत की जनता कैसे लेगी, ये तो 2024 के चुनाव में मालूम पड़ेगा। लेकिन मेरा अनुमान ये है, मैं ये मानता हूं और मेरा जो है पूरी तरह से मेरी समझ ये कहती है कि जिस तरह से आप बीजेपी या नरेंद्र मोदी से बड़े हिंदू नहीं हो सकते राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, उसी तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी से बड़े राष्ट्रवादी राहुल गांधी नहीं हो सकते। भारत माता को लेकर के हो सकता है अगले कुछ महीनों में आपको भारत माता राहुल गांधी के मुंह से बार बार सुनाई पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की जनता राहुल गांधी को इस नए रूप में स्वीकार नहीं करेगी। उसके बड़े कारण हैं। उसके बड़े कारण ये कि कांग्रेस का और राहुल गांधी का या फिर जो है विपक्ष का एक इतिहास रहा है भारत माता को लेकर। जब भारत को बीजेपी कहती है भारत माता, उसको लेकर जिस तरह का विरोध करते रहे हैं विपक्ष, उसको देखते हुए मैं साफ तौर पर आपको ये कह रहा हूं कि ये स्ट्रैटेजी जो है इसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। आपको भारत माता को लेकर मैं बहुत ही एक ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताता हूं कि आज आप सुनते हैं, बीते 9 साल हो गए, अब जो है 10वां साल होगा। आज आप लाल किले से जब नरेंद्र मोदी को सुनते हैं भाषण देते हुए, तो अक्सर वो अपने भाषण, अक्सर नहीं, हर बार वो अपने भाषण के अंत में वो कहते हैं भारत माता की जय, और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जय हिंद। लेकिन ये जो भारत माता की जय लाल किले से 15 अगस्त के भाषणों में जो भारत माता की जय कहने की शुरुआत हुई, ये दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी इसकी शुरुआत, और नरेंद्र मोदी इसको कंटिन्यू कहते हैं। वो भारत माता की जय कहते हैं, जय हिंद कहते हैं। इसी तरह से अटल जी भी कहते थे। लेकिन इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के बाकी जितने प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लाल किले से भारत माता की जय का नारा कभी नहीं लगाया, कभी नहीं। सिर्फ एक बार इंदिरा गांधी ने, जब इमरजेंसी लगी हुई थी और इंदिरा गांधी के ऊपर इंदिरा गांधी जब अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाने की कोशिश कर रही थी इमरजेंसी के दौर में, उस वक्त जब उन्होंने कहा कि मैं ही भारत को ज्यादा, मेरी सत्ता ही, मेरी सरकार ही भारत की ज्यादा चिंता करती है, मैं भारत की चिंता करती हूं, इसलिए मैंने इमरजेंसी लगाई है। सिर्फ उस साल इंदिरा गांधी ने लाल किले से भारत माता की जय बोला था, वरना पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सभी लोग जो हैं जय हिंद का नारा लगाकर अपने भाषण का अंत करते रहे, भारत माता की जय नहीं लगाते रहे। कुछ साल पहले बल्कि 2 साल पहले जो है भारत माता के बात को, नारे को लेकर के मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि ये नारा जो है ये उग्रता का नारा है और इस तरह के नारे बीजेपी लगाती है और ये इसको जो है इस नारे से ना जोड़ा जाए क्योंकि उग्र है बीजेपी, इस तरह से कह के विरोध किया था। तो जो पार्टी भारत माता की जय कभी बोलती नहीं थी,
जो पार्टी भारत माता की जय को उग्रवाद से जोड़ती थी, वो अचानक आज भारत माता की बात करने लगी। तो इसलिए हैरानी हो है, और जनता ये भूलती नहीं, जनता को अच्छी तरह से याद है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं भारत माता की जय का जो नारा है वो आरएसएस में, संघ परिवार में और बीजेपी में हमेशा भारत माता की जय का नारा लगता रहा है। जहां तक विपक्ष की बात है, इसी भारत ये जो विपक्ष का अलायंस है जिसको इंडिया अलायंस नाम दिया गया। अब आप सोचिए कि नाम तो इंडिया है, लेकिन इस इंडिया के अलायंस में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, इस इंडिया के अलायंस में ऐसा एक राजनीतिक दल है, समाजवादी पार्टी, जिसके नेता जो हैं उन्होंने एक बार ये कहा था कि भारत माता डायन है। इसको लेकर खासा विवाद हुआ था। तो भारत माता को डायन जिन्होंने कहा, आज अगर वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं तो फिर राहुल गांधी भारत माता के जो है सच्चे सपूत कैसे हो सकते हैं। और सिर्फ ये एक मामला नहीं, ऐसे कई मामले हैं। अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। उनकी भारत जोड़ो यात्रा में तमिलनाडु में उनकी यात्रा में एक पादरी जो है उनकी यात्रा में जुड़े। ये पादरी जो है, इनका नाम जॉर्ज पुन्नैया है, और ये पादरी जो है राहुल गांधी के साथ तस्वीर इनकी खींची, राहुल गांधी के साथ यात्रा कर रहे थे, हाथ मिलाते हुए दिख रहे थे। जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने इनके साथ मिलकर खोली थी। और ये जॉर्ज पुन्नैया कहते हैं कि भारत माता गंदी और बीमारी से भरी हुई है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा, ये सब आपको मिल जाएगा, आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे आपको ये मिल जाएगा। तो ये जॉर्ज पुन्नैया ने कहा था कि मैं धरती पर नंगे पैर नहीं चल सकता, नंगे पैर नहीं चलूंगा मैं। उन्होंने ये कहा था कि मैं नंगे पैर नहीं चलता क्योंकि जो भारत माता है ये गंदी है, बीमारियों का जड़ है। उन्होंने कहा कि मैं अगर नंगे पांव चलूंगा तो मेरे पांव गंदे हो जाएंगे और मैं बीमार हो जाऊंगा, क्योंकि भारत माता ये गंदी है और बीमारियों की जड़ है। तो आप सोचिए कि जॉर्ज पुन्नैया के साथ जिन्होंने हाथ मिलाया, जो भारत माता को गंदी और बीमारी वाली कहते हैं, ऐसे राहुल गांधी जो है आज अचानक से भारत माता की बात करने लगे, तो देश को हैरानी होगी, जो बड़ा स्वाभाविक है। फिर कुछ साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, राजस्थान का वो वीडियो था जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सभा के अंदर भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे। तो जो कांग्रेस का कार्यकर्ता भारत माता की जय का नारा लगा रहा था, उसको नेताओं ने रोक दिया और कहा कि ये नारा मत लगाओ, और उसके बाद नारा लगा सोनिया गांधी की जय। तो आप सोचिए, जिस कांग्रेस की सभाओं में भारत माता की जय के नारे नहीं लगते थे, वहां पर राहुल गांधी आज अगर भारत माता की बात करने लगे अचानक से, तो फिर ये इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं वो रणनीति जो है समझनी चाहिए कि क्या रणनीति है, और विपक्ष के दिमाग में, राहुल गांधी के दिमाग में, उनके सलाहकारों के दिमाग में क्या चल रहा है। और उससे भी बड़ी भारत माता को लेकर जब बात है, अभी देखिए तमिलनाडु में एक इंसिडेंट हुआ, ये अपने आप में बहुत खतरनाक इंसिडेंट है। आप इसका वीडियो भी देखिए, आप इसका वीडियो देखिएगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तमिलनाडु में क्या हुआ, विरुद्धनगर में, तमिलनाडु में बीजेपी, तमिलनाडु में पहले आप जानते हैं सबकी सरकार किसकी है, वहां डीएमके की और कांग्रेस की सरकार है। डीएमके जो करुणानिधि के बेटे इस वक्त स्टालिन जो है वो मुख्यमंत्री हैं, और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। तो तमिलनाडु के अंदर विरुद्धनगर में बीजेपी का जो दफ्तर है, मतलब पार्टी का जो दफ्तर है, वहां पर पार्टी दफ्तर में एक भारत माता की मूर्ति लगाई गई, एक भारत माता की स्टैचू लगाई गई। लेकिन भारत माता की जो मूर्ति बीजेपी ऑफिस के कंपाउंड के अंदर लगी थी, इसको रात को बाकायदा पुलिस के लोग जो हैं, तमिलनाडु पुलिस के लोग रात को दीवार फांद कर आते हैं, और दीवार फांद कर आके दरवाजा खुलवाते हैं, और उसके बाद भारत माता की ये प्रतिमा हटा देते हैं। जरा ये वीडियो देखते रहिए, साथ साथ मैं आपको वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से पुलिस के, तमिलनाडु पुलिस के लोग जो हैं बीजेपी दफ्तर का दरवाजा, जो दीवार है उसको टाप कर अंदर आते हैं, और इस तरह से जो है बाद में दरवाजा खुलवाते हैं, और उसके बाद जो भारत माता की मूर्ति थी उसको हटा ले जाते हैं। तर्क क्या दिया गया, तर्क ये दिया गया कि ये जो मूर्ति है बिना परमिशन के लगा ली गई, नगर निगम के और रेवेन्यू अधिकारियों की बिना परमिशन के लगा ली गई, और ये आप नहीं लगा सकते। बीजेपी कह रही है कि भाई ये हमारा दफ्तर है, और हमारे दफ्तर यानी कि हमने ये जमीन खरीदी है, हमने जमीन खरीद कर, इस जमीन के दस्तावेज हमारे पास हैं, हमने जमीन खरीद कर अपना दफ्तर बनवाया, उस दफ्तर के अंदर हमने भारत माता की मूर्ति लगाई, तो इसमें आपको क्यों आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन सरकार जो है, तमिलनाडु सरकार अड़ी हुई थी और उसने वो मूर्ति हटा ली। तो आप ये सोचिए कि
तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस की सहयोगी पार्टी, कांग्रेस का शासन है वहां पर, और वहां पर भारत माता की मूर्ति लगती है, उस पर ऑब्जेक्शन हो जाता है। उस मूर्ति को हटाने के लिए जो है रात को पुलिस भेज दी जाती है। तो जो पार्टी इस तरह से भारत माता को लेकर के जिसका रवैया हो, जो भारत माता को मानती ही नहीं हो, उसके नेता अचानक अगर भारत माता की हत्या की बात कह के उस पर चिंता करने लगे और नरेंद्र मोदी को भारत माता का हत्यारा बताने लगे, तो फिर ये समझ जाना चाहिए कि ये सारा खेल जो है वोटों के लिए हो रहा है, और वोटों के लिए 2024 में वोटों के लिए, सत्ता के लिए खुद को राष्ट्रवादी दिखाने की कोशिश हो रही है। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। पहले इंडियन नाम आना और अब भारत माता की हत्या की बात करना, नरेंद्र मोदी को भारत माता का हत्यारा बताना, ये सब जो है एक राष्ट्रवाद की पिच पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी को मात देने की एक चुनावी रणनीति है और चुनावी खेल है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। उम्मीद है आपको ये बात जो है समझ आई होगी, और आपकी प्रतिक्रियाएं जो हों वो जरूर भेजिएगा। मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।